बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम फैक्ट फाइंडिंग विद असद खल। मैं उसमा जाहिद हूँ और स्टूडियो मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर तहकीकाती सहाफ़ी तज्ज़ियाकार अरशद खल साहब। नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने तफसीली फ़ैसला जारी कर दिया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बल्ले से मारूम हो गई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 2024 के इलेक्शन में बल्ले के बगैर शिरकत करेगी और तहरीक इंसाफ के जो जितने भी शख्सियात हैं जिनको टिकट अलॉट किए गए उनको आज़ाद हैसियत में इलेक्शन में हिस्सा लेना पड़ रहा है। और अकबर एस बाबर जिन्होंने इस हवाले से दरख्वास्त सबमिट की और कहा कि एक तरफा फ़ैसला सुनाया गया और हम जो बानी कारकुन थे, बानी लीडरान थे, उनको इंट्रा पार्टी इलेक्शन से बाहर रखा गया। इंट्रा पार्टी इलेक्शन की कोई बिनक नहीं पड़ी। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले की नज़र में क्या इस वाले से तज्जिया निगार कहते हैं और आने वाले वक्त में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस फैसले से कितना मुतासर होगी मज़ीद। और कहा यह जा रहा है, ज़राए का यह दावा है कि अकबर एस बाबर को पार्टी चेयरमैन बनाने के लिए भी रास्ता हमवार किया जा रहा है। असद खल साहब, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जो तफसीली फ़ैसला जारी हुआ है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इससे पहले जो फ़ैसला सुनाया गया उसमें बल्ले से महरूम कर दी गई थी। जो तफसीली फ़ैसला आया इसमें कुछ ऐसे नुकात जो आप नाज़रीन तक पहुँचाना चाहें जो आम साबित हो सकता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक तो सुप्रीम कोर्ट का जो तफसीली फ़ैसला आया है वो बेसिकली वही जो मुख्तसर फ़ैसला है उसी चीज़ को उन्होंने तौसीक़ की है, जिसमें पेशावर हाई कोर्ट का जो बल्ले का पीटीए को इंतखाबी निशान देना और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का बल्ले का इंतखाबी निशान पीटीए से वापस लेने के फ़ैसले को जो कालअदम करार देने का फ़ैसला था उसको उन्होंने कालअदम करार दिया है और ये कहा है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को इख्तियार हासिल है कि वो किसी पार्टी को भी कि पार्टी इंतखाबी निशान दे या उससे महरूम कर दे। और साथ उन्होंने कहा कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन के हवाले से पीटीआई जो है उसको 1 साल से ज़ायद का मौका दिया। बार बार उनको याद दहानी लेटर जारी किए गए और उस वक्त बानी चेयरमैन पीटीआई वज़ीर आज़म थे और खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के अंदर भी उनकी हुकूमत थी। तो उन्होंने इंट्रा पार्टी इंतखाबात बावजूद बार बार इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की याद दहानियों के नहीं करवाए। तो वो पार्टी जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन नहीं कराती वो पार्टी अमूर चलाने के लिए उसको इंतखाबी निशान नहीं दिया जा सकता। लेकिन इसके साथ एक और बड़ा अहम जो चीज़ सामने आई है, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानब से एक बड़ी वजाहत अहम जारी हुई है और वो जो वजाहत है उसके बाद तो फिर पीटीआई को बिल्कुल हर हवाले से आउट करके रख दिया गया है, ना सिर्फ इस इंतखाबी मैदान के हवाले से, ना सिर्फ इन इंतखाबात के हवाले से, बल्कि पार्लियामेंट के हवाले से, कौमी और सूबाई असम्बलियों के हवाले से और पार्लिमान से और इस सिस्टम से बाकायदा उठाकर बाहर फेंक दिया गया है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अपने एक्ट का हवाला देते हुए कहा है कि वो पार्टी जिसको इंतखाबी निशान इलेक्शन कमीशन नहीं देता वो कोई सियासी पार्टी ना अपने आप को क्लेम नहीं कर सकती, उसका किसी असम्बली के अंदर, किसी ईवान के अंदर कोई पार्लिमानी लीडर नहीं होगा और वो उस हिसाब से उसको मखसूस जो अक़लीती नशिस्तें हैं वो नहीं मिलती और उसके साथ उसको जो मखसूस ख़वातीन की नशिस्तें हैं वो कोटा उसको अलाट नहीं होता और वो एक पार्लियामेंट्री तौर पर अपने आप को एक सियासी पार्टी के तौर पर उसके जो उम्मीदवार हैं वो भी अपने आप को सियासी किसी पार्टी का उम्मीदवार करार नहीं दे सकते। तो इसका मतलब तो ये ना सिर्फ इंतखाबात से उसको बाहर कर दिया गया है, हाँ, बल्कि पूरे पार्लिमानी इस सिस्टम से ही बाहर उसको उठा के रख दिया, हाँ, लेकिन खल साहब सवाल ये है, पार्लिमानी सिस्टम से तो उठा के बाहर फेंक दिया गया, पाकिस्तान के अवाम इसको एक्सेप्ट करेगी और इलेक्शन के बाद इस फैसले को किस तरह से जस्टिफाई करेगी अदलिया जब रिजल्ट आएगा इसका? देखिए, अदलिया के बहुत सारे ऐसे फैसले हैं जिनके ऊपर उन फैसलों को कभी भी जो है पजीराई नहीं मिली और उनको हमेशा मुतनाज़ करार दिया गया और बहुत सारे अदलिया के अपने ही फैसले हैं जिसमें अदलिया को ये लिखना पड़ता है कि इन फैसलों की आइंदा नज़ीर नहीं दी जाएगी और इन फैसले दोबारा किसी और केस पर सिमिलर नोयत के किसी केस पर एप्लीकेबल नहीं होंगे। तो इसका मतलब ये है कि वो जो फैसला देने वाली अदालत है या उसके जज साहबान हैं वो भी शर्मिंदगी महसूस करते हैं और वो भी समझते हैं कि ये फैसला इस काबिल नहीं है कि दोबारा इस फैसले को किसी और केस के अंदर जो है इसको हवाला इसका दिया जाए या किसी और केस में ये फैसला दिया जाए, क्योंकि वो जुडिशरी जो है वो खुद एक्सेप्ट कर रही होती है कि ये फैसला कोई मिसाली फैसला नहीं है, इस फैसले को रोल मॉडल या इसको जो आप लैंडमार्क जजमेंट नहीं कह रहे, वो खुद से कह रहे होते हैं।
तो मामला ये है कि ये फैसला भी मैं समझता हूं कि जो इस फैसले के ऊपर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के ऊपर तारीख एक अपना फैसला देगी, और वो फैसला जो है वो फिर तारीख आने वाले वक्तों के अंदर आपको सब पता चल जाएगा। देखिए, किसी लेकिन भी कल साहब पार्टी जो है, सवाल क्या है ना सियासी वहाँ पे, पार्टी को मैदान से बाहर कर देना और उससे इंतखाबी निशान छीन लेना, उसकी इंतखाबी कैंपेन ना चले, उसके उम्मीदवार जो हैं उनको अपनी मखसूस नशिस्तें जो हैं वो उनसे महरूम कर देना, अकलीती नशिस्तों से महरूम कर देना, पार्लियामेंट के अंदर उसको नुमाइंदगी से महरूम कर देना, अपने आप को सियासी पार्टी के तौर पर पार्लियामेंट के अंदर प्रेजेंट करने से उसको रोक देना। तो मैं समझता हूँ इस फैसले के ऊपर यकीनी तौर पर क्रिटिसिज्म होगा, और अगर आज वो पार्टी जो है इस हद तक तवाना आवाज या तवाना लेकिन वो कल साहब नहीं है ताकत के एक साथ इस चीज पे एहतजाज कर रही या अपनी आवाज बुलंद कर पा रही, लेकिन आने वाले वक्तों के अंदर यही फैसले जो है ये चैलेंज भी शायद होंगे, और इसके बाद फिर इलेक्शन एक्ट के अंदर भी अमेंडमेंट आपको, अगर ये पार्टी दोबारा आ गई तो ये आएंगी। तो ये मैं समझता हूँ कि जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेटिक जो सिस्टम है पाकिस्तान के अंदर, ये इन फैसलों से वो कमजोर होगा। ठीक है, कल होगा, साहब सियासी सवाल यहाँ पे एक कमजोर और भी होगी, पैदा होता है ना, सियासी पार्टियों की लीडरशिप कमजोर होगी, और ये फैसले आने वाले वक्तों के अंदर जो है ये रिवर्स होंगे। ठीक है। वो हम कल भी बात कर रहे थे कि हाथों से लगाई गई गिर्रें दांतों से खोलना पड़ती है, लेकिन सवाल ये कल साहब फैसला तो आ गया, उसका इम्प्लीमेंट भी हो गया, लेकिन पाकिस्तान की एक बड़ी तादाद जो है वो महरूम कर दी गई, क्योंकि वो अपना निशान बल्ले पर मोहर लगाना चाहती है। वो आवाम जो तहरीक इंसाफ को वोट कास्ट करना चाहती है, उस नजरिए के साथ वोट कास्ट करना चाहती है, वो तो इलेक्शन में अपना हिस्सा इस्तेमाल उस तरह से नहीं कर सकती ना आईनी तौर पर। लेकिन मैं समझता हूं कि बात फिर वही है कि ऐसी बात नहीं है, जो भी वोटर है उसने देना है बानी चेयरमैन, पीटीआई के हमायर याफ्ता जो भी उम्मीदवार होगा, उस उम्मीदवार का इंतखाबी निशान चिमटा हो, जूता हो, मोर हो, बेलना हो, तकिया हो, पलंग हो, चारपाई हो, जो भी उसका निशान आप दे दें, उसको बतख दे दें, तो वोट तो उसने उसको देना है अपने बानी चेयरमैन पीटीआई के उस हमायत याफ्ता उम्मीदवार को। उस हमायत याफ्ता जो उम्मीदवार है उसका जो भी इंतखाबी निशान होगा वो उसको वोट देगा। तो मैं नहीं समझता कि जो पीटीआई के जो वर्कर हैं या जो वोटर हैं वो इतने तो मेरा ख्याल है बाशऊर होंगे कि अपने हल्के में उनको ये तो पता होगा कि उनके बानी चेयरमैन पीटीआई का खिलाड़ी कौन है इस हल्के के अंदर, और उस खिलाड़ी का नाम और इंतखाबी निशान क्या है। तो मैं समझता हूँ वो घर घर जिस तरह डोर टू डोर कैंपेन अपने तौर पर वो कर रहे हैं, व्हाट्सएप ग्रुप्स के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर, उसके साथ साथ ट्विटर के जरिए, फेसबुक के जरिए, यूट्यूब के जरिए, और ख़ास तौर पर जो स्पेसेस होती हैं ट्विटर के ऊपर उसके ज़रिए, और अपने ग्रुप्स के अंदर जो है वो बाकायदा इस हवाले से बहुत ज़्यादा भरपूर तरीके से कैंपेन कर रहे हैं। अपनी उन्होंने एक वेबसाइट बनाई है, पोर्टल बनाया है, पोर्टल से आप किसी भी हल्के के एनए या सूबाई या कौमी हल्के के उम्मीदवार का नाम मालूम कर सकते हैं, उसका इंतखाबी निशान मालूम कर सकते हैं। तो इस हवाले से वो बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं। तो लिहाजा ये जो चीज़ है मैं समझता हूँ ये अगर पीपल्स पार्टी या नून लीग जैसी पार्टियां जो हैं उनको अगर इंतखाबी निशान से महरूम किया जाता तो शायद उनके लिए मसाइल दरपेश थे, लेकिन जिस तरीके से इनकी स्ट्रॉन्ग टीम, बानी चेयरमैन की उनके अकाउंट पर अगर मैसेज किया जाए तो वापसी पर उनको जो है मैसेज कर दिया जाता है, और उनके हल्के का व्हाट्सएप चैनल भी उन्होंने क्रिएट कर दिए। लेकिन कल साहब जो शहर इक़्तिदार की फ़िज़ाओं से खबरें आ रही हैं, अकबर एस बाबर को पार्टी चेयरमैन बनाने के लिए रास्ता हमवार किया जा रहा है। अगर अकबर एस बाबर, ठीक है, हाँ वो ठीक है कल साहब, इस हवाले से अकबर एस बाबर अगर पार्टी चेयरमैन बन जाते हैं तो क्या इस फैसले की कितनी नौयत बरकरार रहेगी? अच्छा, वो तो चेयरमैन तो खैर वो अब देखें ना, एक तरफ 8 लाख उनका जो मेंबर है, और एक तरफ जो एक जिसको वो मानते भी नहीं है कि वो बानी मेंबर है, और उसके पास पैनल के 14 बंदे या 8 बंदों को देने के नाम नहीं है, तो उसको अगर चेयरमैन बना दिया जाता है तो और ज़्यादा एक भोंडा मजाक होगा। और दूसरी जानब अभी जो बात मैं कर रहा था कि यानी जो पीटीआई ने एक पोर्टल बनाया है कि ताकि लोग जो हैं जाके वहाँ पे अपने उम्मीदवारों का इंतखाबी निशान या नाम मालूम कर सकें, ये भी पता चल रहा है कि अब वो वेबसाइट जो है या वो जो पोर्टल है उसको भी डाउन करके उसको भी बंद कर दिया गया था। अब ये इस तरह से अपने तरफ से ये भी हरबे इस्तेमाल कर रहे हैं, और दूसरे तरीके से काउंटर स्ट्रेटजी उन्होंने भी बनाई है, वो व्हाट्सएप ग्रुपों के जरिए कम्युनिकेट कर रहे हैं अपने जो उनके जो वार्ड्स के अंदर जो यूनियन काउंसिल वाइज जो उनके विलेज मोहल्ला नेबर जो भी उनके जो लोग हैं वहाँ पे, लेकिन कल साहब तरीके इंसाफ का वर्चुअल जलसा होता है, इंटरनेट डाउन कर दिया जाता है, और जो वेबसाइट्स हैं और इस तरह से एप्लीकेशंस हैं, मुख्तलिफ प्लेटफार्म्स हैं, टिकटॉक, ट्विटर जो है उसकी डाउन कर दिया जाता है, तो आईटी का शोबा इससे कितना मुतासर हो सकता है?
देखिए आईटी का शोबा तो देखें, हमारा इस वक्त पाकिस्तान की आईटी एक्सपोर्ट जो है काफ़ी ज़्यादा उसके अंदर इजाफा हुआ है। और दूसरा एक अच्छा इकदाम ये हुआ है कि पहले पैसे पाकिस्तान यानी बाहर से मंगवाने में प्रॉब्लम होता था अकाउंट खोलने के हवाले से, तो इस हवाले से भी कुछ फैसिलिटेट किया गया और बहुत सारे ऐसे नौजवान जो है, हमारी ख़वातीन हैं, जो नौजवान हैं हमारे, वो घर बैठे ऑनलाइन काम के ज़रिए जो है ख़ास तौर पर जो है वो बहुत सारे काम कर रहे हैं यहाँ बैठकर और अच्छे खासे वो पैसे बना रहे हैं। तो अगर ये जो चीज़ अब जब डाउन करते हैं तो यकीनी तौर पर वो जो काम वो कर रहे होते हैं वो सफ़र होता है और वो जो पैसे आपको डॉलरों की शक्ल में मिलने होते हैं पर आवर के हिसाब से या पर असाइनमेंट के हिसाब से, तो जितनी देर तक आपका जो नेट है वो डाउन रहेगा, वो आपको पाकिस्तान को जो आने वाले रेमिटेंसेज है, जो मतलब घंटों के अंदर जो है आपको करोड़ों रुपए की अगर कन्वर्ट किया जाए, ओवरऑल तो डॉलरों की शक्ल में आते हैं, लेकिन घंटों के हिसाब से करोड़ों रुपए आपको मिल रहे होते हैं ज़र मुबादला की शेप में। तो वो जो आप डाउन करते हैं तो उसका नुकसान होता है। फिर इंटरनेशनल आपकी मुख्तलिफ कंपनीज जो है पाकिस्तान के अंदर काम कर रही होती हैं, तो इस तरह की जब ये सूरत हाल पैदा होती है तो उन कंपनीज के उनको भी बहुत सारे मसाइल का सामना होता है और फिर उनका जो इस तरह की चीज़ें जो है वो फिर प्रेफर करते हैं कि ऐसे मुल्कों से अपना बिजनेस जो है वाइंड अप कर लिया जाए, क्योंकि उनके लिए तो ये अफोर्ड करना किसी सूरत भी मुमकिन नहीं है कि सर्विस डाउन कर दी जाए और उनकी जो सर्विसेज जो हैं, ये सारी जो चीज़ें हैं वो मुतासर हों। और बार बार अगर इस तरह आप चीज़ें करेंगे तो जारी बात है उनकी क्रेडिबिलिटी या साख जो है वो इस तरह नहीं अफोर्ड कर सकते। हमारे लोकल तो ठीक है, नंबर दे के लोग बंद कर देते या अटेंड ही नहीं करते, लेकिन इंटरनेशनल कंपनीज जो होती हैं, जिस तरह फूड चेन का आप देख लें, बड़ी बड़े जो ब्रांड्स हैं आप देखें, वहाँ पे कभी ऐसा हुआ है कि आपने कॉल की और कोई आगे से रिस्पॉन्स ना आया हो? तो लिहाजा वो जो चीज़ें हैं ये भी पाकिस्तान के लिए मैं समझता हूँ कि बहुत नेगेटिव इस चीज़ें जाता है इम्पैक्ट। और ओवरऑल जब आप बात करते हैं मॉडर्न वर्ल्ड के वाले से, जदीद या तरक्की याफ्ता ममालिक की साफ में आने की बात करते हैं, तो फिर जब इस तरह की आपकी हरकतें होती हैं तो ये जो चीज़ें हैं इंटरनेशनली रिपोर्ट भी होती हैं, हेडलाइन भी इंटरनेशनल मीडिया की बनती हैं और इससे पाकिस्तान का इमेज भी ख़राब होता है और पाकिस्तान में आज़ादी ज़ाहिर राय के हवाले से भी बहुत सारे फिर क्वेश्चन उठना शुरू हो जाते हैं और ह्यूमन राइट्स के हवाले से और इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं। चलें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो इस क्राइसिस में है, लेकिन खल साहब हम मुसलसल बात कर रहे हैं, मुस्लिम लीग नून अभी तक कोई वाज़ेह मंशूर लेकर नहीं आया, लेकिन उस पार्टी का कल एक मंशूर जो है मरीम नवाज़ ने खड़े होकर शायद वो एक ही मंशूर की लाइन जो है वो नज़र दौड़ाई उन्होंने, वो भी वो जलसा आम से खिताब कर रही थी तो मेट्रो ट्रेन गुजरी तो कहा कि वो नवाज शरीफ का मंशूर है जी, वो देख लें। तो ये अभी तक आवाम को मंशूर ना पेश करने की अभी तक क्या वजह? तो उनकी यही सुन रहे हैं कि मंशूर बन रहा है, मंशूर कमेटी बन गई, मंशूर कमेटी ने ड्राफ्ट तैयार कर लिया, मंशूर कमेटी जो है उसमें नोक पलक जो है संवार रही है उसकी, और वो उसकी बड़ा जो मिसाली होगा, वो बड़ा इनकलाबी होगा, उसके अंदर जो आवाम और पाकिस्तान के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, बड़ी खुशखबरियाँ, सारी चीज़ें वो सुन तो रहे हैं और सुन सुन के भी अब वो चीज़ जो है वो पुरानी हो गई है, लेकिन अभी तक वो जो रूनमाई उसकी नहीं हो पा रही। क्या वजह है, क्या उसके अंदर कोई ख़ास ऐसी चीज़ें हैं, क्या सीक्रेट चीज़ें हैं, क्या ऐसा कोई आटम बम का फार्मूला है कि जो कौम को वो सीगा राज में रखा जाना है, कौम को उससे भुनक नहीं पड़ने देनी। देखें पीपल्स पार्टी जो है उसने अपना 10 निकाती एजेंडा ले आए, अब TLP जुमा 8 दिन कल की जमात है, उस हिसाब से अगर इन पार्टियों से देखा जाए अब वो अपना मंशूर ले आई, राय हक पार्टी जो है कल सुना है कि वो भी अपना मंशूर ला रही है हमारे प्रोग्राम में। अच्छा, इसके अलावा और मुख्तलिफ जो पार्टीज़ हैं सारी अपना मंशूर लेके आ चुकी। और फिर मंशूर की बात ये है कि मंशूर तो पहले ही इन पार्टियों के मौजूद हैं, ये कोई नई पार्टीज तो है नहीं। क्या ये एडमिट करती हैं कि पहले जो मंशूर हैं वो फ्लॉप थे, वो नाकाम थे, वो गलत थे, वो नाकिस थे, या ये समझती हैं कि जो वो सारे फजूल किस्म के मंशूर थे और अब नए इनको मंशूर की ज़रूरत पड़ गई है? तो इसका मतलब तो ये एडमिशन है कि पुराने आपके जो मंशूर थे वो इस मुल्क के अवाम के लिए कोई बेहतरी का कोई सबब नहीं थे, बावजूद इसके उनके ऊपर भी मेरा ख्याल है कि 5% भी अमल नहीं हुआ होगा। तो मामला ये है कि मंशूर ना लाना, फिर जो मरियम साहबा कह रही हैं कि वोट जो है वो हमारी नस्लों का ये फैसला करेगा, जो वोट है, तो एक तरफ जो वो कहती हैं कि 119 का हल्का, मैं पहले भी 2018 में इसी हल्के में का इंतखाब किया था, पूरा मुल्क मेरे लिए तो 119 है, लेकिन मुझे नाअहल कर दिया गया। तो अब वो भी अपना कैंपेन चला रही हैं और दूसरी तरफ जो है एक तरफ मरियम साहिबा हैं और दूसरी तरफ बिलावल भुट्टो जरदारी जो है वो भी भरपूर तरीके से अपनी कैंपेन चला रहे हैं। बिलावल साहब कहते हैं अगर कोई इंतखाबी मुहिम में संजीदा है तो हमारे ही जाले हैं,
कितनी मुनज़्ज़म समझते हैं कि बिलावल साहब इस वक्त और कंपेन कर रहे दूसरा वो ये कह रहे हैं कि शेर यानी कहता है कि मेरी जगह पे शिकार कोई और करे। हैं? तो अब मामला ये है कि बिलावल भुट्टो जरदारी की जो है वो जलसे तो कर रहे हैं पंजाब के अंदर, लेकिन सवाल फिर यही पैदा होता है कि वो जलसों के बाद क्या जो नतायज ऐसे होंगे जिसमें पीपल्स पार्टी की कौमी या सूबाई सीटें लेने में वो कामयाब होंगे और कितनी सीटें लेने में लेकिन कल कामयाब साहब होंगे, ये लाहौर अहम के बात है। जलसे से आप क्या प्रेफर करते हैं पीपल्स पार्टी की पंजाब में पोजीशन? देखिए, लाहौर का जलसा अगर देखा जाए तो लाहौर या पंजाब के वाले से जलसों में गैदरिंग तो ठीक है, यानी एक सेटिस्फैक्ट्री है, बहुत बड़ी तो नहीं है, लेकिन ये है कि नाकाम जलसे उनको नहीं कह सकते। अगर ओवरऑल देखा जाए सिचुएशन, तो उस सिचुएशन के मुताबिक तो वो ठीक जलसे हैं, मुनासिब जलसे हैं। लेकिन बात फिर वही है कि जलसों का जो है पैरामीटर जिस तरह सोशल मीडिया के जो सर्वे को है वो नहीं है। देखना ये है कि पीपल्स पार्टी अचीव क्या करती है इन जलसों के बाद, जो है वो कितनी कौमी या सूबाई असम्बली की सीटें लेने में कामयाब होती है, ये अहम बात है और इसके ऊपर जो है सारा फोकस हो रहा है। और दूसरी जानब बैरिस्टर जो अली है, जफर साहब का जो बयान एक सामने आया, वो कहते हैं कि सिलेक्शन में उल्टा हो रहा है, लोग हमारे पास खुद आ रहे हैं। इस बयान की क्या देखिए क्रेडिबिलिटी ये है? मैंने कई दिन पहले भी कहा था, 2-4 दफ़ा हम प्रोग्राम में डिस्कस, मैं कहा ये पहला इलेक्शन है कि जिसमें एक पार्टी के जो उम्मीदवार हैं, पहले हमने देखा था कि पार्टियों के उम्मीदवार वोटर के पीछे होते हैं और वो कहते हैं जनाब मैं उम्मीदवार आपका खादिम और ये मेरा इंतखाबी निशान है, वो घर घर जाते हैं। अब सूरत हाल ये है कि एक पार्टी, खास तौर पर जो पीटीआई के हवाले से, उनके लिए ये खुशकिस्मती है कि वोटर उनका जो है वो घर घर जाके बता रहा है कि हमारे हलके का, हमारी पार्टी का फलां जो बंदा है वो उम्मीदवार है और ये उसका इंतखाबी निशान है। यानी उम्मीदवार गायब और इंतखाबी मुहिम जो है वो जारी है। यानी दूसरी पार्टियों के उम्मीदवार खुद से कैंपेन चला रहे हैं और इस पार्टी का हर वोटर जो है वो उम्मीदवार है, हर वोटर उम्मीदवार है और हर वोटर जो है वो अपने उम्मीदवार की कैंपेन चला रहे हैं। तो ये मैं समझता हूं कि ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है कि आपने पीटीआई का निशान छीना और उसका फायदा ये हुआ कि पीटीआई के उम्मीदवार गायब है, वो अंडरग्राउंड है, वो गायब है, लेकिन उनका जो वोटर है वो एक्टिव हो गया और उस एक्टिव होने की बजाय शायद उम्मीदवार घर घर ना जा सकता, उम्मीदवार मोहल्ला गली ना जा सकता, लेकिन उनका वोटर तो घर घर गली गली मोहल्ले मौजूद है और वो एक्टिव हो गए। अब उसके एक्टिव होने से तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन देखना यह है कि क्या उस एक्टिव होने का 8 फरवरी को नतीजा वो लोगों को घर घर मैसेज पहुंचाने में तो कामयाब हो रहे हैं, लेकिन क्या वो वोटर्स को पोलिंग स्टेशन तक पहुंचाने में भी कामयाब होंगे और फिर वोट कास्ट करवाने में कामयाब हो जाएंगे और वोट की हिफाजत करने में कामयाब हो जाएंगे? ये अगर वो चीज़ें कर लेंगे तो फिर वाकई जो मरियम साहिबा का जो बयान है ना कि वोट जो है ये आने हमारी नस्लों के हवाले से जो फैसला करेगा, तो बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है कि जो वोट है वो ताकत का सरचश्मा अवाम है और वोट की ताकत से चूजन पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव ही पाकिस्तान की तकदीर को बदल सकते हैं, पाकिस्तान को बेहतरी की तरफ ले जा सकते हैं, खुशहाली और तरक्की की जानब ले जा सकते हैं, कठिन फैसले ले सकते हैं। और अगर वोटर जो है उसका हक रायदही जो है वो सलब कर लिया गया, और अभी देखें लतीफ मूसा साहब ने एक इल्ज़ाम लगाया है, अब उसकी तस्दीक तो वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को क्लैरिफाई करना चाहिए क्योंकि पब्लिक डोमेन में उनकी बात है। वो ये कहते हैं कि डिफेंस मेरे हलके में 50,000 वोटर जो है उसको इधर उधर फेंक दिया गया क्योंकि उनको ये है कि यकीन है कि ये वोटर जो है ये पीटीआई का है, तो इसलिए उनको फेंका गया बकौल उनके कि ताकि वो किसी भी अपने जाएंगे पोलिंग स्टेशन जो नियर है तो वहाँ पे उनका वोट नहीं होगा, तो वो थक हार कर वोट डालने से जो है वो महरूम रह जाएंगे। ठीक है कल तो ये चीज़ जो है ये बड़ा एक संगीन इल्ज़ाम है, इसको देखना चाहिए। अगर एक हल्के के अंदर इस तरह ये सूरत हाल हो रही है तो बाकी हल्कों में क्या होगा, लेकिन बहरहाल ये उनकी जानब से इल्ज़ाम है, हम इसकी कोई तस्दीक नहीं कर रहे। ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को या नादरा को इस हवाले से क्लैरिफाई करना चाहिए कि अगर ये बात गलत है तो उनको इस हवाले से अपनी वजाहत करनी चाहिए। ठीक है कल साहब, लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मुसलसल शिकायत थी और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दरख्वास्त भी सबमिट की गई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन का जब फैसला दिया तो उसके बाद लतीफ़ खोसा ने वो दरख्वास्त वापस ले ली और कहा कि इस वक्त हमारे बल्ला छीन लिया गया, हमारे खिलाफ फैसले आ रहे हैं, तो लेवल प्लेइंग फील्ड आपका
मुयस्सर कर सकते हैं। तो तहरीक इंसाफ ने लेवल प्लेइंग फील्ड की दरख्वास्त वापस ली, लेकिन इसके बावजूद वीडियोज़ सामने आ रही है जहाँ पर तहरीक इंसाफ के पोस्टर्स तो उतार लिए जाते हैं, दूसरी पार्टियों के पोस्टर उसी तरह से आवेज़ा है, सड़कों पर मौजूद है, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कोई जलसा करने की इजाज़त नहीं है। दफ़ा 144 का निफाज कर दिया है, जिसका सिर्फ और सिर्फ इम्प्लीमेंट तहरीक इंसाफ के लिए बज़ाहिर नज़र आता है। लेकिन नाज़रीन, यहाँ पर हमें छोटी सी ब्रेक लेनी है, वापस आते हैं। मुर्तज़ा सोलंकी साहब ने इंतखाबात के हवाले से एक बयान दिया है, उसको डिस्कस करेंगे। लेते हैं छोटी सी ब्रेक और ब्रेक के बाद दोबारा ज़रूरत है। वेलकम बैक नाज़रीन, जिस तरह से बात जारी थी इंतखाबात के हवाले से, मुर्तज़ा सोलंकी साहब कहते हैं कि 8 फरवरी के इंतखाबात से मुतल्लिक बहुत से लोगों ने क्या सराहियाँ की हैं, क्या सराहियाँ तो खैर जारी हैं, लेकिन खल साहब मुर्तज़ा सोलंकी साहब मुसलसल ये कहने में मसरूफ़ हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड जो है मुयस्सर है और इंतखाबात की शफाफियत जो उस पर भी हम मुकम्मल अमल पैरा उस पर काम करेंगे। बानी चेयरमैन ने आज सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए जेल में कहा कि एक मैंने जो जुमला कहा कि मेरे बारे में फैलाया गया शायद कि मैं टेबल टॉक नहीं करता, सियासतदानों के साथ बातचीत नहीं करता, तो मैं तमाम सियासतदानों से मुज़ाकरात के लिए तैयार हूँ, लेकिन एक शर्त पे कि शफाफ इंतखाबात हो जाएँ। बानी चेयरमैन के बयान और मुर्तज़ा सोलंकी के इस बयान को आप कैसे तोलेंगे? देखिए, मुर्तज़ा सोलंकी साहब तकरीबन हर रोज़ एक तो उनका जो है टारगेट होता है मीडिया, और वो काफ़ी नाला नज़र आते हैं। वो खुद हालांकि मीडिया से उनका तल्लुक़ है। वो कहते हैं कि मीडिया जो है वो तबसरे जो करते हैं इलेक्शन के हवाले से, और जो सर्वेज़ किए जाते हैं वो बाइस्ड होते हैं, तसब पर मबनी होते हैं, और कुछ पाकिस्तान से अंदर से बैठकर, कुछ बाहर से बैठकर जो है पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो है झूठा प्रोपेगेंडा, फेक न्यूज़ फैलाई जाती हैं। उसके साथ साथ उन्होंने एक अच्छी बात, चले ये है, खुश आइंद बात है, और बल्कि एक उससे भी आगे जाके बात खुश आइंद ये है कि उन्होंने पाकिस्तान के जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उसकी उन्होंने बड़ी तारीफ़ की है, और उन्होंने कहा वहाँ पे तो बहुत ज़िम्मेदाराना साफ़त हो रही है, बल्कि उनका एक रेगुलेटर भी पैमरा है, और पैमरा कहीं जाके उनको ज़्यादतियाँ भी बन के कर लेता है, और फिर जाके अदालतों में उनको इंसाफ मिल जाता है। तो यानी चैनल से तो बहुत ज़्यादा जो है वो मुतमिन नज़र आए। लेकिन दूसरी जानब जो सोशल मीडिया है, जो डिजिटल मीडिया है, और ख़ास तौर पर वो कहते हैं शाम के वीलॉगर और यूट्यूबर इस तरह का वर्ड इस्तेमाल करते हैं कि वो जो है वो फेक न्यूज़ फैला रहे हैं, और वो एक उन्होंने ख़ास तौर पर मेंशन किया कि एक ऐसे जो कि सरकारी जो है रहे हैं नौकरी में भी, और वो जो उन्होंने कहा वीलॉग सुन रहा था, उसमें बता रहे थे कि 8 फरवरी को इतने बजकर इतने मिनट पर जो है एक होगा, पता नहीं क्या मामला होगा, और उसके बाद ये आग फैल जाएगी और ये वो चीज़। तो वो कहते इस तरह करके एक मन गढ़ंत चीज़ें जो है फैलाई जा रही हैं। देखिए, एक तरफ उनकी जानब से ये चीज़ें आई हैं, और दूसरी जानब से अगर बात की जाए तो एक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो है उनकी जानब से भी एक बात बानी चेयरमैन ने जो बयान दिया है वो कहते हैं कि मैं तमाम सियासतदानों से बातचीत करने के लिए तैयार हूँ, सिर्फ शफाफ इंतखाबात के जो हैं उसके अमल में लाए जाए। देखिए, ये तो बयान जो है वो जब जेल से बाहर भी थे, ज़मान पार्क में थे या बनी गाला में, तो कई दफ़ा इस बयान को वो दे चुके हैं, और हमेशा वो यही कहते थे कि अगर साफ, शफाफ और बर वक़्त और फ्री एंड फेयर जो है इंतखाबात के लिए वो हर एक से बात करने को तैयार है। तो ये कोई नई बात तो उनकी जानब से नहीं है, ये तो कई दफ़ा इस चीज़ को दोहरा चुके हैं। तो मामला ये है कि सोलंकी साहब जो है उनका मामला 8 फरवरी तक गिले शिकवे जो है वो जारी रहेंगे, और उसके साथ साथ मुर्तज़ा सोलंकी साहब जो तो खल साहब गिले शिकवे नवी जारी मरतबा जो रहेंगे। है द इकोनॉमिस्ट जो है उन्होंने जो है बानी चेयरमैन पीटीआई का जो इंटरव्यू है वो नवी मरतबा जो है उसको ट्वीट कर दिया। आज अल जजीरा इंग्लिश ने भी आज शेयर एक आर्टिकल, तो आर्मी चीफ कहते हैं कि पैसे देकर किसी भी जरीदे में आप लिखवा सकते हैं। बहरहाल ये अलग टॉपिक है। हलफ की बाज़गश्त इलेक्शन से पहले हम बड़ा देख रहे हैं तहरीक इंसाफ के जो कैंडिडेट्स हैं उनसे कुरान पर हलफ लिया जा रहा है। अली ज़ैदी कहते हैं कि वो भी कुरान पर हलफ के लिए तैयार है। अब वो कौन से हलफ की बात कर रहे हैं? देखिए, वो उनका केस है को आसान न्याजी के हवाले से, और उसमें पुलिस वालों को कहते हैं कि पुलिस वाले भी हलफ दे दें कुरान पर, और मैं भी हलफ देता हूँ, और ये जो कस्टडी के वाले से 8 फरवरी तक भी ये कस्टडी नहीं आएगी, और ये सारी इस तरह के अदालत के अंदर जो जज को उन्होंने मुखातब करके ये बात की है। तो दूसरी जो हलफ की बात है, आप देखें आपके सामने ही है कि इस तरह अब बड़े पढ़े लिखे बड़े सीनियर वकील हैं बगैर सलमान अकरम राजा साहब, तो उन जैसे लोग जो हैं कुरान पर हलफ रख कर हाथ हलफ दे रहे हैं। और इसके अलावा खैबर पख्तूनख्वा में इससे पहले बहुत सारी वीडियोज़ जो है मंजर आम पर आ चुकी हैं कि जिसमें PTI के हमायत याफ्ता जो उम्मीदवार हैं वो कुरान पाक पर हाथ रख कर ये हलफ दे रहे हैं
कि वो बानी चेयरमैन पीटीआई जो है उनके साथ वफादार रहेंगे। अगर वो कामयाब हो गए तो सीट उनकी इमानत होगी और किसी और पार्टी में वो शामिल नहीं होंगे। ठीक है, तो लेकिन ये चीज़ें चल रही हैं। इससे पहले आपने देखा कि पिछले इंतखाबात में नून लीग के हवाले से भी एक हलफनामा जो है गालबन ज़िमनी जैसे पहले इंतखाबात में एक सामने आया था, जिसमें उनसे हलफ दिया गया। पीटीआई की जानिब से भी इस तरह के हलफनामे माजी में सामने आते रहे हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि सियासत के अंदर, जमहूरियत के अंदर जो है, और जो एक बंदा मुंतखब अवामी नुमाइंदा है, अगर वो इस तरह के कुरान जो है पढ़ने के लिए है, उसको समझने के लिए है, उसको आगे फैलाने के लिए है, कुरान सर पे उठाने के लिए, जो कुरान की कसम जो है वो इस तरह के मामलात, सियासी मामलात के लिए उठाना जो है, मैं समझता हूँ ये गलत बात है कि दीन को आप सियासत के अंदर ना लाएं उसको। और लेकिन ये मैं समझता हूँ कल साहब कि बिल्कुल जो है, और वो उस जमात के हवाले से, उस कैंडिडेट के हवाले से, उसकी क्रेडिबिलिटी के ऊपर बहुत सारे सवालिया निशान है। और जिसकी ज़बान पे एतबार नहीं है किसी को, तो फिर उसके कुरान पे भी एतबार लेकिन कल नहीं है। साहब प्रोग्राम के शुरू में हमने थोड़ी सी डिस्कस की थी कि जिस तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आइनी तौर पे और कानूनी तौर पे इस वक्त पार्लियामेंट से बाहर फेंक दी गई है, पार्लियामेंट की उनकी नुमाइंदगी नहीं होगी, लेकिन जो उम्मीदवार जीतेंगे हलफ भी दे चुके हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और बानी चेयरमैन के मोटो के साथ खड़े होंगे, लेकिन असेंबली में जाते हैं तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का तो नाम यूज़ नहीं कर सकते, आज़ाद हैसियत से तो वो फिर चल नहीं सकते असेंबली में। तो किस तरह से वो देखिए यही क्या कह रहे हैं इलाका ना कि होगा? पर काट दिए गए हैं और वो यानी एक तरीके से उनको आउट कर दिया गया, मैदान से बाहर कर दिया गया। अब देखना यह है कि इस हवाले से अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का तो एक एक्ट मौजूद है, उन्होंने तो कहना क्लैरिफाई कर दिया। अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ही आखिरी उम्मीद है कि इस मामले के अंदर अल्टीमेटली क्या फैसला करेगी। लाहौर हाई लेकिन कोर्ट के खान अंदर साहब जो है सलमान अकरम राजा से इसी इशू के ऊपर एक पटिशन भी लेके गए हैं कि हमें आज़ाद उम्मीदवार की बजाय पार्टी का उम्मीदवार तस्वर किया जाए, और इलेक्शन कमीशन का ये फैसला कि हम आज़ाद उम्मीदवार हैं, ये गलत बात है, लेकिन इसको कालअदम जस्टिस करार ने ये दिया कहा जाए। है कि अगर आप तरीके इंसाफ के तौर पे अगर आएंगे तो तरीके इंसाफ के तो निशान खाली है, तो कोई निशान नहीं है। अगर आप तरीके इंसाफ का खुद को वर्कर कहलाएंगे तो फिर आप इलेक्शन ही लड़ सकते, आप इलेक्शन से बाहर हो जाएंगे। तो जस्टिस ये रिमार्क्स मामला है। एक मुहिमा बना हुआ है, और ये मामला फिर वही बात है कि सुप्रीम कोर्ट तक जाएगा, और इस मामले का बड़ा दारोमदार है आइंदा जो हुकूमत साजी के अंदर पीटीआई की पार्लियामेंट के अंदर रहना है नहीं रहना, उसकी लेकिन एग्जिस्टेंस कल के साहब हवाले एक से। और ऑप्शन नहीं हो सकता किसी पार्टी के साथ इलाक करके अपने तमाम कैंडिडेट्स उनके साथ शामिल देखिए कर वो दिए तो जाएं? जब वो उसके लिए मेरा ख्याल 3 दिन का टाइम होता है, और वो आपके पास ऑप्शन मौजूद होती है बिल्कुल किसी पार्टी के साथ। लेकिन मेरा ख्याल है वो अगर बाद में होंगे शामिल, तो शायद जो इनको अकलीती नशिस्तों का या मखसूस खवातीन की नशिस्तों का कोटा शायद जो है वो ना मिल सके। तो ये तो अगर करना था तो उस वक्त करते, जब ये शुरू में ही इनिशियल स्टेज पर जब ये इंतखाबी निशान अलाट किए जा रहे थे, तो उस वक्त ये किसी अगर पार्टी के साथ इलाक गालबन कर लेते तो उसका फ़ायदा ये होना था कि इनको उस हिसाब से जो है उम्मीदवार जो है अकलीती नशिस्तों के हवाले से वो भी कोटा मिल जाना था, और मखसूस जो खवातीन की नशिस्तें हैं वो भी इनको सीटें मिल जानी थी। तो अब मेरा ख्याल है शायद इससे भी ये महरूम हो जाए। अब फिर वही बात है कि मामला अल्टीमेटली ये भी सुप्रीम कोर्ट में जाएगा कि एक पार्टी जिसके इंतखाबी निशान तो छीन लिया गया, लेकिन उसी पार्टी के हमारी याफ्ता अगर इतने बंदे आ गए हैं, और उसके मुकाबले में अगर दूसरी पार्टी जो पीपल्स पार्टी या नून लीग के भी अगर उतने ही बंदे होते हैं, तो उनको जो इंतखाबी जो मखसूस खवातीन की नशिस्तें मिलती हैं और जितनी अकलीती नशिस्तें मिलती हैं, तो क्या इस पार्टी के आज़ाद उम्मीदवार जो एक मैंडेट लेके आए हैं, क्या उनको भी उतनी सीटें नहीं मिलनी चाहिए? तो ये सवाल भी उठेंगे। तो मैं फिर लेकिन वही कल कह रहा हूँ साहब कि यहाँ ये पे एक मामला कानूनी नुक्ता भी है मेरे ज़हन में है, मैं उसको आपसे इस वाले से मजीद बता सकते हैं। तरीके इंसाफ रजिस्टर्ड है लेकिन उसका निशान नहीं है। अब जो इलेक्शन कमीशन ने कहा या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले की नौयत में सिर्फ इसी इलेक्शन के लिए बल्ला लिया गया है, इस इलेक्शन के बाद बल्ला दे दिया जाएगा। इलेक्शन हो गए, कैंडिडेट्स आज़ाद हैसियत से जीत गए तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी मौजूद है रजिस्टर्ड, और फिर बल्ला भी आ जाएगा। तो जो आज़ाद हैसियत से जीते हैं वो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में तो शामिल हो सकते हैं कि नहीं हो सकते? जाहिर बात है वो तो अभी, लेकिन तो फिलहाल तो ऐसी सिचुएशन नहीं है। फिलहाल ऐसी सिचुएशन इलेक्शन कमीशन ने जो क्लैरिफाई किया। लेकिन एक और चीज़ भी बड़ी अहम है, वो ये है कि शोएब शाहीन ने भी अभी बात की है, इस तरह की पिटीशन भी गालबन चल रही है। वो ये है कि अभी भी पीटीआई जो है उसको इंट्रा पार्टी इलेक्शन आपने करवाने चाहिए। इंट्रा पार्टी इलेक्शन जो एज पर इलेक्शन एक्ट और अपने मंशूर के मुताबिक वो अपने इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराए। इलेक्शन जो है उसके नताइज वो दे दे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में, और जब वो अगर दे देगी तो फिर जाहिर बात है उसका वो स्टेटस बहाल हो जाएगा। तो मे बी ये मैं समझता हूँ कि पीटीआई जो है उसको ये स्ट्रेटजी जो है मे बी अब उनके जहन में होगी ये चीज़ें, या क्या कानूनी पेचीदगियाँ हैं या मुशगाफियाँ हैं, लेकिन बहरहाल ये एक उनके पास ऑप्शन है कि अगर वो इंट्रा पार्टी इलेक्शन सही तरीके से
एज पर इलेक्शन कमीशन और अपने मंशूर के मुताबिक अगर वो करवाने में कामयाब हो जाते हैं तो मेरा नहीं ख्याल कि फिर उनको महरूम रखा जा सकता है पार्लियामान की जो पॉलिटिक्स है या पार्लियामान के अंदर जो उनको एज ए पार्लियामेंट्री पार्टी के तौर पर उनको महरूम रखा जाएगा। और उसके बाद जारी बात है उनको फिर जो आइंदा इलेक्शन है उसमें जो इंशार भी मिलेगा और इस तरीके से जो मखसूस नशिस्तें हैं या ख़वातीन की जो नशिस्तें हैं या अक़लीती नशिस्तें हैं वो भी मे बी उनको तो कोटा सब मिल जाए। मुख्तलिफ इलाकों में एक दूसरे की हिमायत मांगने का सिलसिला जारी है, उम्मीदवारान एक दूसरे की तरफ बैठक भी कर रहे हैं, इस हवाले से डिबेट भी जारी है। नदीम अफजल चंद ने तरीके इंसाफ से हिमायत मांग ली है, तो नदीम अफजल चंद जो हैं उनका ताल्लुक पीपल्स पार्टी से हिमायत तरीके इंसाफ से मांग रहे हैं, क्या बनेगा? देखिए कल एक प्रोग्राम में वो बात कर रहे थे और उसके बाद शुएब शाहीन जो है उन्होंने तो उसकी बात की तरदीद कर दी, नफ़ी कर दी। वो ये कह रहे थे कि जिस पर उन्होंने ये कहा कि जो पीटीआई का वोटर है वो प्रेफर करेगा नून लीग की बजाय पीपल्स पार्टी के साथ जाने में, और इसी तरीके से पीटीआई के जो उम्मीदवार कामयाब होकर भी असम्बली के अंदर भी वो प्रेफर करेंगे पीपल्स पार्टी को नून लीग की बजाय, जो कि मैंने भी बात की। लेकिन शुएब शाहीन जो है उन्होंने कहा कि ये जो बेसिकली बिलावल भुट्टो जरदारी, क्योंकि उनके कल हल्के में थे वो उसी वक्त ये बातें सामने आई, तो उन्होंने कहा कि ये जो बिलावल भुट्टो जरदारी एक तीर से दो निशाने करना चाहते हैं। एक तरफ जो है वो नूरा कुश्ती कर रहे हैं और दूसरी तरफ जो है हमारे जो वोटर हैं उनको वो अपनी तरफ माइल करने की कोशिश कर रहे हैं, और ये जो उनकी कोशिश है वो नाकाम होगी। और ना ही उन्होंने कहा कि हम जो है इनके साथ अलायंस करेंगे या इलाक करेंगे। लेकिन खल साहब नदीम अफजल चंद तो तरीके पीपल्स पार्टी के रहनुमा है, उन्होंने तरीके इंसाफ से वोट मांग लिया। बिलावल भुट्टो के बयान से मुझे कुछ बूर शायद महसूस मैंने की है। पाकिस्तान तरीके इंसाफ के लिए बयान है, आप वजाहत कर दीजिएगा इस पर। वो कहते हैं कि अगर हमारी हुकूमत आई तो सियासी कैदियों को रिहा कर दिया जाएगा, बदले की सियासत को दफन कर देंगे और जो इंतकामी सियासत है उसका खात्मा करूँगा। तरीके इंसाफ के लिए नहीं कार्ड फेंक रहे, लगता नहीं आपको बिलावल भुट्टो जरदारी? देखिए इस वक्त जो बात है सियासी कैदियों के हवाले से बात की जाए तो वो तो मेरा नहीं ख्याल कि किसी और पार्टी की बंदे जो हैं या बंदियां जो हैं ख़वातीन या मर्द जो है कि वो जेलों में है। लेकिन उसके लिए दो चीज़ें हैं, इसमें भी बाइफरकेट करना पड़ेगा। एक सियासी कैदी है और एक है साना 9 मई के हवाले से। अब साना 9 मई के हवाले से जो मामलात हैं उस पर जब पीपल्स पार्टी की कोई भी लीडरशिप जो है फर्स्ट ईयर की बात करें, जरदारी साहब हों या बिलावल भुट्टो जरदारी हों या उनके बाद दूसरे तीसरे दर्जे की भी जो क़यादत है, वो जब ये बात करते हैं कि साना 9 मई के जो भी मुजरम हैं उनसे बात नहीं हो सकती और वो काबिल माफ़ी नहीं है, ये बात बड़ी अहम है। तो अगर साना 9 मई के मुलजमान जेल में रहेंगे तो फिर पीछे उसके अलावा कौन से वो सियासी कैदी हैं जिनको वो जो आके रिहा करेंगे, ये भी बड़ा अहम नुक्ता है। देखिए नुक्ते करने की बात अपनी जगह पे, लेकिन इसके अंदर भी बहुत सारे तजादात मौजूद हैं। और क्या ये रियासत या स्टेट की जो पॉलिसी है बिलावल भुट्टो जरदारी जो है वो ये चीज़ कर पाएंगे, क्योंकि जो हमारी जो अस्करी क़यादत है वो ये समझती है या हमारे इंटेलिजेंस इदारे जो हमारी इस्टेब्लिशमेंट वो ये समझती है कि जो साना 9 मई है बेसिकली एक मुनज़्ज़म मरबूत साजिश थी पाकिस्तान की जो आर्मी है उसको आपस के अंदर जो है डिवाइड करने की, उसको कमज़ोर करने की। उसके ऊपर बाकायदा हमलावर हुआ गया, रियासत के ऊपर, रियासती इदारों के ऊपर, शोधा के ऊपर बाकायदा मुनज़्ज़म तरीके से हमलावर हुआ गया। और इसको वो एक सियासी प्रोटेस्ट के तौर पर नहीं लेते, बाकायदा एक मुल्क के ख़िलाफ़, रियासत के ख़िलाफ़, इदारे के ख़िलाफ़ एक गहरी मुनज़्ज़म मरबूत साजिश के तौर पर लेते हैं। इसमें कोई तो शक क्या नहीं है। बिलावल भुट्टो जरदारी इस कैपेसिटी में होंगे कि वो अकेले ये फैसला कर पाए और वो खुद किसी को क्लीन चिट देते फिरे? लेकिन कल साहब बात आपकी बिल्कुल ठीक है इस समरी में तो, लेकिन बानी चेयरमैन ने भी एक वजाहत दी है। बिल्कुल गलत हुआ, 9 मई को हमने लाइव देखा, उसमें हम रिपोर्टिंग कर रहे थे, फील्ड में मौजूद थे। जिस तरह से सरकारी इमलाक को नुकसान पहुंचाया गया, जिस तरह से ट्रैफिक सिग्नल्स तोड़ दिए गए, दरख्त जो है वो ज़ाया कर दिए गए, जो भी रास्ते में चीज़ आई है उस हजूम ने तबाही फेर के रख दिया। लेकिन बानी चेयरमैन का बयान जो है उन्होंने जेल से साफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि अगर शफाफ इस हवाले से इन्वेस्टिगेशन की जाए और हम चाहते हैं कि सीसीटीवी फुटेजेस सामने लाई जाए और जो वीडियोस में नुकसान पहुंचा रहे हैं उनको गिरफ्तार किया जाए तो मामला हल हो सकता है। देखिए मेरा ख्याल है कि जितने भी लोग पुलिस ने पकड़े हैं ना, बाकायदा उसमें फेस आइडेंटिफिकेशन है, उसमें जियो फेंसिंग का इस्तेमाल किया गया, उसमें सीसीटीवी फुटेज जो है उसको इस्तेमाल किया गया है।
और बाकायदा जो लोग वहाँ पे ना सिर्फ मौजूद थे बल्कि सिर्फ मौजूद नहीं थे, उन्होंने बाकायदा इसमें पार्टिसिपेट किया, तोड़ फोड़ हल्ला गुल्ला आग जलाओ गिराओ के अंदर शामिल थे। सिर्फ उनको टारगेट किया गया, जो लोग वहाँ पे मौजूद थे पीसफुल थे, उन्होंने कोई वायलेंस नहीं की। अगर उस हिसाब से देखा जाए फिर तो हजारों लोग आज अंदर होने चाहिए, लेकिन हजारों लोग अंदर तो नहीं है जेलों के अंदर। तो इसका मतलब ये है कि उन्होंने सिर्फ उन लोगों को जो एक्टिविस्ट थे, जिन्होंने बाकायदा इसके अंदर पार्टिसिपेट किया इन सारे मामलात के अंदर, सिर्फ उनको पकड़ा है। बाकी जो लोग हैं उनके खिलाफ जो है इस तरह कार्रवाई नहीं की गई, वो अभी जेलों में नहीं है। अगर किसी को पकड़ा भी गया है तो उसकी बेल वगैरह हो गई है। तो ये वो मैं समझता हूँ कि इसके हवाले से इदारों ने बहुत मोहतात तरीके से, पुलिस के हुकाम जो है वो कहते हैं कि हमने बहुत मोहतात इसमें रवैया इख्तियार किया, और बहुत सारे जो हमने ज़राए है उसकी कंफर्मेशन के बाद जो है ये चीज़ जो है कार्रवाई अमल में लाई। और इसी वजह से आपने देखा कि साना 9 मई के कई रोज़ बाद जो गिरफ्तारियों का अमल बाकायदा शुरू हुआ, क्योंकि उससे पहले बाकायदा उन्होंने इस हवाले से पूरी छान पट की, इस हवाले से कि ताकि किसी बेगुनाह को इन तरह मुकदमात के संगीन मुकदमात में पकड़ा ना जाए या मुलवस ना किया जाए, क्योंकि इसमें जो भी पकड़ा जाएगा जारी बात है फिर इस दहशतगर्दी की लेकिन गल दफात है, साहब बानी संगीन चेयरमैन दफात है। कहते हैं कि हमारे पास वो वीडियोस मौजूद हैं जिसमें डॉक्टर यास्मीन राशिद और दीगर रहनुमा रोक रहे हैं कि आपने देखिए ये हमला बिल्कुल नहीं ऐसी करना। वीडियोस भी हैं, लेकिन बात फिर ये है कि अभी मामला जो है ये ट्रायल कोर्ट के अंदर मौजूद हैं, ये इन्वेस्टिगेशन की स्टेजेस पे हैं, कुछ ट्रायल कोर्ट के अंदर केसेस चल रहे हैं। तो ये जो वीडियोस हैं उनके वकला जो है, उनकी लीगल टीम जो है बिल्कुल उनको ट्रायल कोर्ट के अंदर जो आके एविडेंस इन्वेस्टिगेशन टीमों के सामने ये सारी एविडेंस वहाँ पे देनी चाहिए, और अपनी सफाई के हवाले से जो भी उनके पास चीज़ें हैं वो प्रोड्यूस कर सकते हैं। उनको किसी ने रोका तो नहीं है, JITs के सामने दे सकते हैं, वो टीमों को दे सकते हैं, पुलिस को दे सकते हैं, या उनके वकला जो है वो बाकायदा ट्रायल कोर्ट के अंदर जाके ये चीज़ें एविडेंस जो है सबमिट कर सकते हैं और बता सकते हैं कि जनाब देखें ये हमारी बेगुनाही के ये वो सबूत है। तो उस बुनियाद पर यकीनी तौर पर कोर्ट उनको कंसीडर करेगी अगर ऐसी चीज़ें होंगी जो कि एडमिसिबल बिफोर भी कोर्ट होंगी, क्योंकि कोर्ट ने वो चीज़ जो कोर्ट के अंदर एडमिसिबल हो कोर्ट उसको समझेगी, तो फिर ही उसको लेकिन पजीराई कल मिलेगी। साहब 9 मई को जो वाक़या पेश आया, इस पर थोड़े से फैक्ट पर थोड़ी सी बात हम करना चाहेंगे। एक शख्स के पीछे अब जो जैसे हम कहते हैं लकीर के फ़कीर बन जाया करते हैं, फर्ते जज्बात में एक शख्स गलत कर रहा है तो उसके पीछे सारे हल्ला बोल देते हैं। हमारे यहाँ पाकिस्तान में ख़ास करके ये जो खित्ता है इसमें, लेकिन ओवरऑल खित्ता है जो अफगानिस्तान की, अगर इंडिया की भी बात करें तो एक ही शामिल है। इंडिया के अंदर भी इस तरह के वाक़यात पेश आते हैं कि फर्ते जज्बात में आके वो एक तहस नहस कर देते हैं, रियासती इमलाक आ जाए, कोई शख्स आ जाए उसको भी कत्ल कर देते हैं। देखिए होते रहते हैं वाक़यात, इससे पहले भी हुए हैं, बाद में भी होते रहेंगे, लेकिन ऐसा एक प्लान कि एक ही टाइम के अंदर एक खास टारगेट किया गया, किसको ISI के दफातर को, किसको GHQ को, किसको PIF बेस को, किसको कोर कमांडर हाउस को, किसको हमजा कैंप को, किसको आर्मी लाइब्रेरी को, किसको, यानी वो चीज़ें, फिर शोधा के मुजस्मों को, पाकिस्तान एयरफोर्स के बेस को। तो ये वो चीज़ें जो हैं ये बाकायदा एक प्री प्लान्ड मरज़ूम मुनज़्ज़म मरबूत तरीके से बाकायदा एक जो चीज़ है, अब वैसे तोड़ फोड़ करते हैं लोग, गाड़ियां जलाते हैं, हल्ला गुल्ला होता है, अमलाक को नुकसान पहुंचता है, जानों के ज़िया हो जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन ये कभी नहीं हुआ कि बाकायदा एक ही वक्त के अंदर सिर्फ यानी आर्मी इंस्टॉलेशन को, असास तनसीबात को, शोधा के मुजस्मों को, GHQ को, कोर कमांडर को, ISI के दफातर को, सेंसिटिव इंस्टॉलेशन को निशाना बनाना। तो ये वो चीज़ है जिस वजह से मामला ये सीरियस हो गया। देखिए प्रोटेस्ट होते हैं, पीसफुल प्रोटेस्ट होते हैं, सियासी जमातें एहतजाज करती हैं, मजहबी जमातें एहतजाज करती हैं, जलाओ गिराव होता है, बहुत सारी गाड़ियाँ जल जाती हैं, अमलाक जल जाती है, जानों के ज़िया हो जाते हैं, लेकिन वो इस तरह टारगेट नहीं होता कि एक ही वक्त के अंदर पूरे मुल्क के अंदर जो है इस तरह की खास एक टारगेट जो है उनको सेलेक्ट किया गया और एक ही वक्त में वहाँ पे ये जो है बाकायदा ये जो हमले किए जाए। तो ये वो चीज़ है जिस वजह से इस रियासत जो है या उसके इदारे वो समझते हैं कि ये मामला जो है ये बड़ा सीरियस इन नेचर है, ये मामला आम वो दूसरे एहतजाज की तरह नहीं है। लेकिन आपको लगता है कि इस मामले में मुलव्वस लोगों का ट्रायल मिलिट्री कोर्ट में होना चाहिए? आपकी नौयत का मैं सवाल कर रहा हूं। देखिए मैं तो समझता हूं कि जो हमारे इदारे हैं हमें उन पर एतमाद होना चाहिए। हमारी जो इंसदारी दहशतगर्दी की अदालतें हैं, हमारा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में खामियां हैं, कमजोरियां हैं, लूप होल्स हैं, उनको दुरुस्त करना चाहिए। अब ये नहीं है कि एक इदारा जो है उसके ऊपर अब अदम कर दें, जो सिस्टम है उसको एक बाईपास करके एक दूसरी जगह पे चले जाए। तो मामला ये मामले पे मैं अब क्या राय दे सकता हूँ, चूंकि ये मामला सुप्रीम कोर्ट के अंदर है, ये मामला जो है इस पे एक फैसला आ चुका है और दूसरा फैसला भी आ चुका है, तो ये सारी चीज़ें जो है बहुत सारी इसके अंदर जो है
कानूनी टीमें हैं, दोनों तरफ से हुकूमत का अपना एक मौक़िफ़ है, जो दूसरी जानब जो मुल्ज़मान हैं उनके जो वकला हैं उनका एक अपना मौक़िफ़ है। तो अब देखना ये है कि आइन कानून क्या कहता है, ह्यूमन राइट्स क्या कहते हैं, और ये जो इतनी बड़ी साजिश है इनके मुल्ज़मान को किस तरह डील किया जाएगा, सुप्रीम कोर्ट इस पर फाइनल फ़ैसला क्या हतमी उसका फ़ैसला आता है। तो ये वो सारी चीज़ें हैं जिसके बाद ही कोई डिसीजन हो सकेगा। अब देखें ना, वो लोग तो पकड़ कर रहम करम पर छोड़ दिए गए हैं मिलिट्री कोर्ट के ट्रायल के हवाले से, लेकिन आगे क्या उनकी फेट है, क्या सूरत-ए-हाल बनेगी, वो अभी मेरा नहीं ख्याल कि उसके ऊपर क्लैरिटी चलें है, ठीक है क्योंकि खल साहब। फैसले के हवाले से भी रोका गया है कि फैसला आप ना दें। तो मैं समझता हूँ कि ये चीज़ जो भी है इस पे क्लैरिटी होनी चाहिए, ठीक है। ताकि जो भी मुल्ज़मान हैं, मुजरमान हैं, उनको सज़ा मिलनी चाहिए, और जो अगर इनोसेंट हैं, जिनके खिलाफ एविडेंस ऐसी नहीं है या जो इसमें उनको मुलव्वस रिहा नहीं कर है, देना चाहिए। उनको ठीक है रिहा खल करना साहब, बहुत चाहिए। शुक्रिया आपने इस हवाले से गुफ्तगू की। सेक्रेटरी खारजा के हवाले से भी बयान सामने आया कि दहशतगर्दी में मुलव्वस भारतीय एजेंटों को गिरफ्तार किया गया। नाज़रीन, पाकिस्तान की जो इदारे हैं वो इस हवाले से मुतर्रिक है, किसी भी किस्म की मैली आंख उठने वाली को दबाना वो खूब तरीके से जानते हैं, लेकिन जो 9 मई को हुआ उसको कंडेम करते हैं। पाकिस्तान की दिफाई तनसीबात को निशाना बनाना, सरकारी इमला को निशाना बनाना किसी भी पाकिस्तानी का वतीरा नहीं हो सकता। तो जो इसमें मुलव्वस थे वो कभी पाकिस्तानी हुब्बुल वतनी का जो है वो सबूत नहीं दे सकते, और कभी हुब्बुल वतनी का जज्बे से वो सरशार नहीं हो सकते। इसी के साथ अपने मेज़बान सामा ज़ायद असद खल को दे इजाज़त। अल्लाह निगहबान।